Students, hope you have done your previous topics completely. Now we will start the new topic, that is generation of computers. Uh, as you know that computer is an electronic device that is used to manipulate information or data, right? It has the ability to store, retrieve and process data. So nowadays a computer can be used for type, document, send mail, play games and browse the web. So it is also be used to edit or create spreadsheets, presentations and even videos. But the evolution of this complex system started around 1946 with the first generation of computer and evolving ever since. जैसे कि आप सबको पता है, अभी आज के टाइम में हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है या हमने मेल मतलब हमने मैसेजेस सेंड करने हैं ओवर द इंटरनेट, हमने गेम्स खेलनी है या फिर हमने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, तो हर तरीके के काम के लिए हम आज के ज़माने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने कोई स्प्रेडशीट तैयार करनी है, ठीक है, तो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसके लिए हम अपना पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, या हमने कोई वीडियो क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चेंजेस आ रहे हैं अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ये चेंजेस जो है ये 1946 से लेकर जो जो कि आपकी कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, वहाँ से ये जो विकास है ये होना शुरू हुआ है। मींस 1946 से लेकर के कंप्यूटर्स जो कि आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वहाँ से लेकर आज तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे क्रमिक विकास हुए हैं। तो वो जो भी विकास आपके हुए हैं उनके हिसाब से आपके कंप्यूटर्स को जनरेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ये सारी जनरेशन्स क्या है कंप्यूटर की, ये हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी हैं, तो देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज विच इज़ फ्रॉम 1940 टू 1956। तो जितने भी कंप्यूटर्स आपके 1946 40 से लेकर 1956 के बीच में बने हैं, या जितना भी आपके कंप्यूटर्स का विकास 1940 से 1956 के बीच में हुआ है, उन सब कंप्यूटर्स को हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कैटेगरी में रखा है। तो हमने वाई वी कॉल इट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो हम यहाँ पे करेंगे। The first generation of computers used vacuum tubes as a major piece of technology. तो जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे हम जो तकनीक यूज़ करते थे वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स की। जो भी हमने कंप्यूटर का में काम किया जाता था उस दौरान, वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं आपकी वैक्यूम ट्यूब्स वर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1940 टू 1956। तो उस समय 1940 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर लार्जर कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स being quite large in size, taking up a lot of space in a room. तो जब आप वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो आपकी बहुत बड़ी होती थी साइज में, ठीक है। तो जो भी ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, तो इनका भी जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता था, इतना बड़ा कि वो एक पूरे रूम को घेर लेता था। मींस इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को रखने के लिए आपको एक पूरे कमरे की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो इतना बड़ा साइज आपका इन कंप्यूटर्स का होता था। सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स टुक अप एन एंटायर रूम। तो कुछ जो आपके कंप्यूटर्स होते थे वो इतने बड़े होते थे कि एक पूरा का पूरा कमरा ही आपका घेर लेते थे।
तो अब आपका ये आपके सामने आप एक डायग्राम देख रहे हो। तो ये जो डायग्राम है आपका, ये है वैक्यूम ट्यूब्स का। ये वैक्यूम ट्यूब्स आपकी इस तरीके की आपकी ये होती थी। यहाँ पे तो आपको ये मिनिएचर दिखाई दे रहा है, एक छोटा रूप दिखाई दे रहा है, पर ये छोटी नहीं, काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी होती थी ये ट्यूब्स। ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब्स को एक मिनिएचर के रूप में यहाँ पे दर्शाया है। देन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था, उसका नाम था आपका एनिएक। एनिएक इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था आपका, तो वो आपका नाम है एनिएक कंप्यूटर, ENIAC। It consisted of nearly 20,000 vacuum tubes as well as 10,000 capacitors and 70 resistors। अब आपके इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कितनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी? 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, उसी के साथ साथ 10,000 कैपेसिटर्स और 70,000 रेजिस्टर्स का भी इसमें इस्तेमाल हुआ था। It weighed over 30 tons and took up a lot of space, requiring a large room to house it। इसका जो भार था वो लगभग कितना था? 30 टन के बराबर। और इसको रखने के लिए जो जगह लगी थी वो कम से कम एक पूरा बड़ा कमरे की जगह आपको चाहिए थी। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनसाइड includes the EDSAC, IBM 701 एंड मैनचेस्टर मार्क 1। तो अगर हम एनएक के अलावा दूसरे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उनमें आपका आ जाता है EDSAC, IBM 701 एंड मैनचेस्टर मार्क 01। तो ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कब से कब तक थे आपके? 1940 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट जनरेशन इज सेकेंड जनरेशन फ्रॉम 1956 टू 1963। इस टाइम पीरियड में जितने भी आपके कंप्यूटर्स थे वो सारे आपके सेकेंड जनरेशन में ही आपके कैटेगराइज किए गए हैं। Now we will see the technique used in second generation computer. In second generation of computers saw the use of transistors instead of vacuum tubes। यहाँ पे आपको अब क्या चेंज आएगा इस जनरेशन में? यहाँ पे क्या इवोल्यूशन हुई है कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया है? ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। Transistors were widely used in computers from 1956 to 1963। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था कब से कब तक? 1956 से 1963 के में जितने भी कंप्यूटर्स आपके आए थे उसमें ज़्यादातर क्या इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। Transistors were smaller than vacuum tubes and allowed computers to be smaller in size, faster in speed and cheaper to build। तो जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से साइज में काफ़ी छोटे थे, जिसकी वजह से क्या आपके जो कंप्यूटर्स का साइज था वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, उनकी स्पीड बढ़ गई और जो उनको बनाने की जो उसमें कॉस्ट आती थी वो भी क्या हो गई? थोड़ी सी सस्ती हो गई। नाउ इन डायग्राम यू कैन सी द ट्रांजिस्टर्स। तो ये आपकी जो शेप्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे इस डायग्राम में, ये सारे क्या है? आपके ट्रांजिस्टर्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब से साइज में छोटे होते थे और इसी की वजह से जो कंप्यूटर बने सेकेंड जनरेशन के उनका साइज भी क्या हो गया? कम हो गया। राइट। The first computer to use transistors was the TX0 and was introduced in 1956। तो पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था TX0 और इसको 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। Other computers that used transistors include the IBM 7070। जो और कंप्यूटर्स थे जिनमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था उनमें से पहला है IBM 7070, फिल्को ट्रांजैक्ट S1000 एंड
RCA501, ये सारे कंप्यूटर्स के नाम हैं जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे आपकी क्या यूज़ हुए थे, ट्रांजिस्टर्स। और इनका जो साइज़ था वो पहले वाली जनरेशन के कंप्यूटर्स से कैसा था, छोटा था। Now next generation is third generation of computer, that is from 1964 to 1971. The third generation of computers introduced the use of IC, means integrated circuits in computers. Now you will see कि ट्रांजिस्टर की जगह में यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, आईसीज, जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड circuits. Using ICs in computers helped reduce the size of computers even more compared to the second generation computers, as well as make them faster. अब क्या हुआ, आईसीज का जो इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर्स में, उससे क्या मदद मिली कंप्यूटर्स में कि उनका जो साइज था कंप्यूटर्स का वो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर करने के मुकाबले वो क्या हो गया, और छोटा हो गया। मींस कि अगर हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के साथ में कंपेयर करते तो उनका जो साइज था कंप्यूटर्स का वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा छोटा था, और उनका जो काम करने का तरीका था वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट था। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको दिखाए हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। इस तरीके के जो सर्किट्स हैं, आईसीज है, ये कहाँ पे यूज़ हुए हैं, आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो नियरली ऑल कंप्यूटर्स सिंस द मिड ऑफ लेट 1960s हैव यूटिलाइज्ड आईसीज। तो 1960 के मध्य के आसपास जितने भी कंप्यूटर्स थे आपके, उन सब में आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। While the third generation is considered by many people to have spanned from 1964 to 1971, ICs are still used in computers today. तो कुछ लोग तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो स्पैन बताते हैं, मीन जो समय बताते हैं, वो क्या बताते हैं, 1964 से लेकर 1971 तक। पर आज के जो कंप्यूटर्स हैं, आज के भी जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी आईसीज का इस्तेमाल किया जाता है एज अ टेक्नोलॉजी। तो ओवर 45 years later today's computers have deep roots going back to the third generation. तो अगर हम 45 साल के गैप के बाद आज के कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज के कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए हैं उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो तीसरे जनरेशन से आपकी मिलती है। मीन्स जो भी आपका इवोल्यूशन हुआ है न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का आफ्टर 45 years, तो वो सारा कहाँ से इवॉल्व आपका माना जाता है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। नाउ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज फ्रॉम 1974 टू 2010। 1974 से लेकर 2010 के जितने भी कंप्यूटर्स थे आपके, वो कौन सी जनरेशन्स में माने जाते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ computers में। The fourth generation of computers took advantage of the invention of the microprocessors, more commonly known as the CPU। तो चौथी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किस चीज़ का आविष्कार हो गया था आपका, माइक्रो प्रोसेसर का, जिसको कि हम आम भाषा में क्या कहते हैं, CPU। Microprocessors, along with integrated circuits, helped make it possible for computers to fit easily on desk and for the introduction of the laptop. अब माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ साथ किसका इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। तो इससे क्या मदद मिली, जो कंप्यूटर्स थे आपके वो कहाँ पे फिट हो गए, अब डेस्कटॉप पे, डेस्क पे। और आपके किसकी इंट्रोडक्शन हुई इसके साथ में, आपकी लैपटॉप की। मींस कि आपका जो कंप्यूटर्स का साइज़ है वो इतना छोटा हो गया कि आप उसको अपने डेस्क पे रख सकते हो या फिर अपने लैप पे रख सकते हो। लैप पे आप किसको रख सकते हो, लैपटॉप पे, लैपटॉप को, ठीक है। तो आप माइक्रो प्रोसेसर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करके आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो और एडवांस्ड हो गए, वो और इतने पोर्टेबल हो गए कि आप उनको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं।
तो ये आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रकार की एक चिप होती है जो आपके सीपीयूज में लगी होती है, बहुत छोटी सी होती है, जो कि आपके कंप्यूटर के साइज को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, और साथ में जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं आपके, ये आपके कंप्यूटर्स की जो काम करने की क्षमता है या फिर जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, आपके कंप्यूटर्स को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग बना देती है। तो we will see some examples of computers which uses microprocessor. तो उनमें से आपके है some of the earliest computers to use a microprocessors include the Altair 8800, IBM 5100 and Micral। तो ये कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ था शुरुआती तौर पे। तो today's computers still use a microprocessor despite the fourth generation being considered to have ended in 2010। आज के कंप्यूटर्स में भी माइक्रो प्रोसेसर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि ये बोला जाता है कि जो चौथी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 2010 में ख़त्म हो गई है। ठीक है, पर 2010 में आपका माइक्रो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का एंड माना जाता है, पर स्टिल वी use microprocessors in our computers. Now we will discuss the fifth generation of computers, that is from 2010 to present, means जो टाइम अभी चल रहा है इस समय तक जो आपके कंप्यूटर्स है वो सारे आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। The fifth generation of computers is the beginning of use AI, artificial intelligence, an exciting technology that has many potential applications around the world। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में एक आपकी ऐसी टेक्निक यूज़ हुई है जिसका पूरे संसार में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता रहा है या होता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे आपके जो कंप्यूटर्स है वो कैसे काम करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उस तरीके से आपके कंप्यूटर्स काम करते हैं। लीप्स हैव बीन मेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, बट देयर इज स्टिल मच रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो भी आपकी आर्टिफिशियल टेक्निक है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, पर आज भी वहाँ पे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। मींस अभी भी ऐसे क्षेत्र बहुत सारे बाकी है जहाँ पे आईई टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट होना रहता है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एक रोबोट सा दिखाया गया है। तो ये जो रोबोटिक कंप्यूटर्स है ये बिल्कुल ह्यूमन माइंड के जैसे काम करते हैं। आप इनको ह्यूमन माइंड के जैसे ट्रेन किया गया होता है और ये बिल्कुल वैसे ही कार्य करते हैं जैसे कि एक इंसान कार्य करता है। तो आपने सुना होगा रोबोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रोबोट्स क्या है, ये कौन सी टेक्निक पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। Now let's talk about the example of artificial intelligence in computers. So one of the more well-known example of AI in computers is IBM's Watson। तो अगर हम एक वेल नोन एग्जाम्पल की बात करें कंप्यूटर्स में जहाँ पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है, वो है आईबीएम कंपनी का वॉटसन नाम का जो कंप्यूटर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था, विच हैज़ बीन फीचर्ड ऑन द टीवी शो जियोपार्डी एज एन कॉन्टेस्टेंट। तो इस वॉटसन नाम के कंप्यूटर को एक टीवी शो जिसका नाम था जियोपार्डी, वहाँ पे एक प्रतिभागी के तौर पे फीचर किया गया था। मींस इस कंप्यूटर ने उस टीवी शो में एक प्रतिभागी के तौर पे भाग लिया था। Other better known example include Apple's Siri on the iPhone and Microsoft Cortana on Windows 8 and Windows 10। अगर हम और कुछ जाने माने एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो आपके पास एप्पल कंपनी के आईफोन्स होते हैं उसमें एक फीचर होता है सिरी नाम का। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 कंप्यूटर्स में एक फीचर होता है कॉर्टना नाम का। वो
दोनों फीचर्स आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जैसे हमने कुछ सर्च करना है या फिर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो ये दोनों फीचर्स हमारी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये करो, किसी इंसान को बोलते हैं कि ये करो, तो वो करता है, ठीक है। वैसे ही सिरी में भी अगर हमने कोई सर्च करनी है कोई चीज़, तो हम बोल के इंस्ट्रक्शंस देंगे और आपका वो काम हो जाएगा आपके कंप्यूटर्स पे या फिर आपके आईफोन्स पे, या फिर विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 की बात करते हैं तो उस पे आपका जो कॉर्टना वाला फीचर है। जैसे कि अगर मेन एग्जांपल जो मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे भी मेंशन किया है कि गूगल सर्च इंजन जो है आपका, वहाँ पे भी सर्च प्रोसेस के लिए यूज़र्स द्वारा जो यूज़र्स की सर्चेस के लिए वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम लिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने वो सर्च से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाते हैं, जो भी चीज़ पे आपने सर्च करना है। तो वो जो सर्च आपकी हो रही है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही होती है, ठीक है। कैसा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट्स लाइक कि हमने किसी ह्यूमन से क्वेश्चन पूछा और उसने हमें जवाब दिया है उस चीज़ का। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने आजकल एक नया नाम भी सुना होगा, एलेक्सा। एलेक्सा पे सुना होगा आपने कि लोग बोलते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, एलेक्सा स्विच ऑन द एसी, तो वो आपका हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये आपके कुछ कंप्यूटर्स है, बहुत मिनी कंप्यूटर्स भी होते हैं, मिनी मशीन्स भी होती है जो कि आपकी एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो हमारी जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ पे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है और अभी होनी भी बाकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। Now the next topic is advantages and disadvantages of computer generation। तो आपकी कंप्यूटर जनरेशन में क्या लाभ है और क्या इसकी हानियां हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एडवांटेजेस करेंगे। So as you can see, these advantages are written here in tabular form. You can write it individually and make points like number 1, number 2, number 3. So I will discuss it uh, individually here. So first we will do the first generation of computer. So the first point is first generation of computers, that was the only electronic during those old days। तो फर्स्ट है कि उस समय, पुराने समय में यही एक आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे। दोज कंप्यूटर्स वर वेरी फास्ट एंड कैलकुलेट एट दैट टाइम। यही वाले कंप्यूटर्स जो होते थे वो बहुत फास्ट वे में कैलकुलेशन कर सकते थे। Vacuum tubes made possible the advent of electronic digital computers। तो वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल करके जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, इसी की मदद से आपके सामने क्या किस चीज़ का आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स का। कलर कोडेड फॉर ईजियर एंड फास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीडिंग्स। और हम इन कंप्यूटर्स पे क्या कर सकते थे? कलर कोड्स कर सकते थे ताकि हम आसानी से और तेज़ी से कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके इसमें। तो ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की आपकी एडवांटेजेस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ में इनको कंपेयर करें तो इनका साइज छोटा होता था। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल। ये ज़्यादा विश्वसनीय थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यूज्ड लेस एनर्जी एंड वर नॉट हीटेड एज मच एज फर्स्ट वन। ये आपकी जो एनर्जी है उसको कम इस्तेमाल करते थे और जैसे आपके पहले वाले गर्म होते थे ये उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। वाइडर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल तरीके से भी इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा था।
और नेक्स्ट जो है बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आप इजीली इनको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते थे इन कंप्यूटर्स को, अगर हम इनको एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, आपके साइज में काफ़ी बड़े थे और इट वॉज हार्ड टू take them from one place to another place. So second generation of computers are more portable than first generation of computers. Next, we will discuss the third generation of computer. The point one is use less energy. Second is easily portable because of the smaller size. And third is maintenance cost is low because hardware failure are rare. और maintenance cost मतलब कि इसको जो अगर आपने मीन्स कि अगर आपका हार्डवेयर किसी तरीके से क्रैश हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी आपकी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कम लगती थी, क्योंकि इसमें हार्डवेयर क्रैश होने के चांसेस जो हैं वो बहुत रेयर थे। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस। तो आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ कि आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि आपको फर्स्ट वाले में पड़ती थी और सेकंड में पड़ती थी, क्योंकि ये ज़्यादा हीट आपकी प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती थी। अब वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं आपको पड़ी, क्योंकि साइज़ भी कम था, और जब साइज़ कम था तो एयर पास होने में भी कोई मुश्किल नहीं आती। नेक्स्ट इज फास्टर इन कंप्यूटेशन देन द लास्ट जनरेशन। तो अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें कि लास्ट जनरेशन से कंपेयर करने के बावजूद, तो ये ज़्यादा फास्टर होते हैं आपके। टोटली जनरल पर्पस, आप इनको आम कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट इन साइज, इट्स बिकॉज ऑफ द हाई कंपोनेंट डेंसिटी। तो ये जो उनका साइज होता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चिप्स ही इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उनको आप वो उनका साइज छोटा होता है और आप उनको बहुत ही कम एरिया में फिट कर सकते हैं। इस वजह से इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया। नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर। बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और बहुत ही फास्ट वे में काम करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक इसमें यूज़ हो रही है। अवेलेबल डिफरेंट साइजेस विद द यूनिक फीचर्स, ये भी आपको अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, और हर एक कंप्यूटर में आपको हर एक नया फीचर या फिर यूनिक फीचर मिलता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एवरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ generations of computers. तो यहाँ पे we will discuss it again generation wise. So first is first generation of computer. The first point is it is not really a reliable device. ज़्यादा reliable नहीं था ये device, ठीक है। not portable, and it's also not portable. We cannot carry it from one place to another place. Next, it is required to be air conditioned, and इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो आपको यहाँ पे एयर कंडीशन सिस्टम भी इस कंप्यूटर के साथ में चाहिए होता था एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, इसमें भी आपको कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था, मतलब ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था सिस्टम कि इसके लिए आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट, कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड। आपको इसकी देख रेख करनी होती थी लगातार, क्योंकि ये कहीं पे भी इसमें हार्डवेयर में क्रैश हो सकता था। कॉस्टली एंड नॉट वर्सेटाइल, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता था और ये वर्सेटाइल भी नहीं था, आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एक साथ नहीं कर सकते थे। फिर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट। कमर्शियली अगर आपने कुछ भी चीज़ इसमें काम करनी है तो वो डिफ़िकल्ट होती थी। पंच कार्ड्स वाज यूज्ड फॉर इनपुट, और इनपुट करने के लिए आपको इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कार्ड्स यूज़ करने पड़ते थे, वो थे पंच कार्ड्स। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। नाउ द थर्ड जनरेशन डिसएडवांटेज क्या है इसकी। फर्स्ट इज देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस रिक्वायर्ड फॉर एयर कंडीशनिंग। यहाँ पे आपके पास
काफ़ी सारे ऐसे कंप्यूटर केसेस होते थे या फिर बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जिनमें कि आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. And the second is these are highly sophisticated productions was easier and cheaper. तो ये हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं आपके सिस्टम्स. जो भी प्रोडक्शन आपका था वो इजीली और चीपेस्ट वे में हो जाता था. नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ LSI चिप्स. आपको अगर अपनी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स डेवलप करनी है इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका. फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट इज दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस. तो इफ़ यू वांट टू वर्क विद these computers you need to very low level languages. You need to have the knowledge of that languages. Next is they may make the human brain dull or doomed. ये इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो मानव दिमाग को क्या कर सकते हैं, डल कर सकते हैं. ठीक है, डूम कर सकते हैं. मीन्स कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो अपना काम करना धीमे कर सकता है या फिर बिल्कुल बंद भी कर सकता है अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स ही काम करते रहे तो. ठीक है, क्या होगा इसमें, हमें तो क्या होगा, जो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, वो काम करना कम कर देगा क्योंकि सारे काम किसने करने हैं फिर, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर्स हैं. हमें पता होगा कि अगर हमने कुछ भी सर्च करना है तो हम फटाफट से जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो ईजिली मिल जाएगी ना. फिर अगर थोड़ा सा अगर हमें सर्च करने के लिए थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता तो ज़्यादा बेटर रहता है फिर. तो यही है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो जब से आए हैं तब से जो ह्यूमन ब्रेन है वो थोड़ा सा डल और डूम हो गया है. So these are all the disadvantages of first generation, second generation, third, fourth, and fifth generations. So hope you have all understood this.